हेलो गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं 12th का एक टॉपिक। और पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स से। बहुत सारे चैप्टर हैं अभी, लेकिन कुछ बोर्ड्स का रूल रेगुलेशन आने वाला है। उसमें कुछ चैप्टर ऐसे भी हो सकते हैं, जो कि क्या होंगे, हो सकता है कोर्स से निकाल दिए जाए। इस वजह से वही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अभी जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जिनको निकाला नहीं जा सकता है। तो उस चैप्टर्स में से एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। क्या है? डिटर्मिनेंट्स। ठीक, अब डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, डिटर्मिनेंट्स के बारे में समझते हैं एक्चुअली डिटर्मिनेंट है क्या। वैसे तो नॉर्मली लोग क्वेश्चन लगवाने स्टार्ट कर देते हैं डिटर्मिनेंट में, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पहले इसके बारे में प्रॉपर्टी समझनी है। क्या है डिटर्मिनेंट, कैसे इसका यूज होगा और क्या इसकी डेफिनेशन है। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है? ठीक, तो हम लोग कंसीडर करते हैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या कंसीडर करेंगे? एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलने का मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक छोटी सी चीज है। मान लेते हैं कोई एक इक्वेशन है और वो क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ऐसा इक्वेशन आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मानेंगे। किसे मानेंगे? जिसमें वेरिएबल क्या होगा, एक्स और वाई। क्या होगा? एक्स और वाई। तो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मानेंगे। तो वो क्या मान ले, a1x प्लस b1y इक्वल टू d1। दूसरा क्या मान लेते हैं, a2x प्लस b2y इक्वल टू d2। ठीक, बुक में आपको डायरेक्ट लिख देगा कि क्या इसको सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हमारे पास कितने इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। कितने इक्वेशन हो गया? दो इक्वेशन। कितने हो गए? दो। तो आप क्या करते हैं, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे बचपन में आप क्या करते थे, क्लास 8 में, क्लास 9 में, इसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई करते थे दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं a2 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं a1 से। कोई डाउट नहीं? ठीक, तो अगर a2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे को a1 a2x, फिर इसको भी a2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो b1 a2y, इसको a2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, d1 a2। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं a1 से तो ये हो जाएगा a1 a2x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, a1 b2y, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a1 d2। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, जब इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद या तो ऐड करते हैं या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अगर इसका कुछ नाम देना चाहते हैं 3 बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए 4। तो लिख दीजिएगा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। तो हम देखते हैं यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, इसकी कहानी खत्म। कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, b1 a2 y माइनस a1 b2 y बराबर d1 a2 माइनस a1 d2। कोई डाउट नहीं? इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, y, तो बचेगा b1 a2 माइनस a1 b2 और मल्टीप्लाइड इंटू y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, d1 a2 माइनस a1 d2। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस अगर यहां से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव। ये a1 b2 हो जाएगा, ये b1 a2 हो जाएगा, इंटू y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास आया a1 b2 माइनस b1 a2 और इंटू y बराबर a1 d2 माइनस d1 a2। अब ध्यान से देखने की चीज, देखिए ये चीजें आपको आती हैं, ये चीजें आपको आती हैं। ये सिखाने के लिए मैंने इसको नहीं किया है, आपको दिखाना है कि क्या डिटर्मिनेंट किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम लोग किसी भी इक्वेशन को मान लेते हैं, दुनिया में कोई भी दो इक्वेशन मान लीजिए, ऐसा नहीं केवल यही दो इक्वेशन होंगे, कोई भी दो इक्वेशन मान लीजिए, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। तो जब इस फॉर्म में आएगा उसके बाद की कहानी हम लोग आगे देखते हैं। इसको पहले आप नोट करिए और हम लोग फिर आगे देखते हैं इसकी कहानी। तो नोट करते हैं इसको, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इस फॉर्म में हमारा आ गया, इस फॉर्म के आगे हम क्या देखेंगे, कैसे डिटर्मिनेंट लिखा जाता है। तो इसको मैं इरेज करता हूं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक, तो
जो हमारा लास्ट लाइन आया है उसको मैं यहां पे लिखता हूं। लास्ट लाइन हमारी क्या आई है A1 B2 माइनस B1 A2 y बराबर A1 D2 माइनस D1 A2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सप्रेशन है, ठीक, जो एक्सप्रेशन है A1 B2 माइनस B1 A2 माइनस B1 A2, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द किस फॉर्म में लिख सकते हैं? स्क्वायर एरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? स्क्वायर एरे के फॉर्म में। देखिए A1 B2 माइनस B2 A1 कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एरे A$AY। ठीक है, किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एरे। स्क्वायर एरे क्या होता है? एरे क्या होता है पहले ये समझा देता हूं। देखिए एरे क्या होता है? किसी चीज को लिखने का तरीका, मतलब किसी चीज को एक विशेष तरह से लिखने का, यानी एक स्पेशल तरीके से लिखने का जो तरीका होता है उसको क्या कहते हैं? एरे। जैसे आप कंप्यूटर में सी लैंग्वेज पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो या प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे, तो उसमें आपको क्या होता है? एरे लिखने का तरीका बताया जाता है। तो किसी भी चीज को लिखने का तरीका जो स्पेसिफिक ढंग से लिखा जाता है उसी को क्या कहा जाता है? एरे कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? एरे कहते हैं। ठीक, तो इस चीज को आज तक हम लोग इस चीज को ऐसे देखते थे, लेकिन आज से इस चीज को किस फॉर्म में देख सकते हैं? देखिए इस फॉर्म में देख सकते हैं। यहां लिख सकते हैं A1, यहां लिख सकते हैं B2, यहां लिख सकते हैं B1, यहां लिख सकते हैं A2। ठीक, या इस बॉक्स में, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 A2 B2। इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं? तो समझिएगा ध्यान से, जहां आपका चैप्टर स्टार्ट होने लगा। ठीक, अब क्या है ये, इसको जो भी ये चीज दी है इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? स्क्वायर एरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर एरे के फॉर्म में लिखने का मतलब है इसको डिटरमिनेंट एक बक्सा में बंद करके रख सकते हैं। ठीक, या तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए पहला एलिमेंट A1, फिर B2 क्या करेंगे? यहाँ पे आ गया, फिर B1 क्या हो गया? यहाँ पे आ गया, A2 यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत? या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। ठीक, यानी इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर एरे, कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर एरे। अब देखिए ध्यान से, आपको दिखाई देगा ये, अगर इसको हॉरिजॉन्टली देख रहा हूं मैं, तो ये क्या है? एक रो है। क्या है? एक रो है, यानी रो R1 हो गया। इसको हॉरिजॉन्टली देखा तो ये क्या हो गया? R2 हो गया, एक रो। इसको देखा तो ये C1 हो गया, कॉलम हो गया। मतलब इसको वर्टिकली देखिए C1 हो गया, इसको देखे तो ये वर्टिकली क्या हो गया? C2 हो गया। मतलब क्या हो गया कि ये R1 रो हो गया, R2 रो हो गया, C1 कॉलम हो गया, C2 कॉलम हो गया। तो कितने रो? 2 रो। कितने कॉलम? 2 कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2। इसको क्या बोलेंगे? 2 क्रॉस 2। क्या बोलेंगे? 2 क्रॉस 2। 2 रो 2 कॉलम मतलब 2 क्रॉस 2। 3 रो 3 कॉलम मतलब 3 क्रॉस 3। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी स्क्वायर एरे हैं, देखते हैं, द नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये आपको जरूर याद रखना है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी स्क्वायर एरे बात हो रही है। स्क्वायर में क्या होती है? चारों साइड बराबर होती है। यानी अब इसकी बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है? स्क्वायर एरे है। और एंड दिस टाइप ऑफ स्क्वायर एरे is known as determinant। ठीक है, ध्यान में समझ में आया कि डिटरमिनेंट किसको कहा जाएगा? किसी भी ऐसे सिस्टम को जिसको हम लोग स्क्वायर एरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर एरे का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? बराबर होगा। उसको क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट कहेंगे। यानी हम लोग डिटरमिनेंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं A1 B1 A2 B2। ये तो 2 क्रॉस 2 का था, लेकिन अगर हम लोग को 3 क्रॉस 3 का बताना है, अगर 3 क्रॉस 3 का बताना है तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए कहीं पे यहाँ पे लिख देता हूं बगल में ही। अगर 3 क्रॉस 3 का बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मान लीजिए कोई नंबर है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, और A3 B3 C3। अब देखिए कितने रो? R1 एक रो, R2 एक रो, R3। ठीक,
3 रो और कॉलम C1 C2 C3, ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम, कितने कॉलम 3, कितने रो 3, तो 3x3 यानी 3x3 का ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट हो गया, 3x3 का क्या हो गया डिटर्मिनेंट हो गया। आप लोग 4x4 का बना सकते हैं, ठीक। तो डिटर्मिनेंट का मतलब आपको समझ में आ गया कि जिसको हम लोग स्क्वायर एरे के फॉर्म में रखेंगे वो क्या होगा डिटर्मिनेंट होगा। और डिटर्मिनेंट में हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे बराबर होंगे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे हमेशा बराबर होंगे, याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग इसमें बताएंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तरीका कैसे होता है, इसको आगे बताते हैं, तब तो इसको नोट करिए। तो हम लोग यहां तक सीखे कि डिटर्मिनेंट को कैसे आता है, डिटर्मिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखे। अब एक चीज दिमाग में रखिएगा हमेशा, डिटर्मिनेंट में एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इसमें नंबर ऑफ रो हमें और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होंगे। जब मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा, उसमें नंबर ऑफ रो नंबर कॉलम की जरूरत नहीं है बराबर होने के लिए। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। भूल गया तो लॉकडाउन के बाद मिलूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक। अब डिटर्मिनेंट की बात होगी कि इसको स्क्वायर एरे के फॉर्म में लिख लिए। अब एक चीज याद रखिएगा, एक चीज और दिमाग में नोट कर लीजिए कि जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी एक फिक्स वैल्यू आती है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, जो कि हमेशा क्या होगी फिक्स रहेगी। जैसे 8 आ गई, 9 आ गई, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो एक फिक्स वैल्यू आएगी। यानी लिखेंगे एक पॉइंट, डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑलवेज गिव्स a fixed value, a fixed value। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब संख्या के फॉर्म में 10 20 30 इस तरह से होता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक सिंबल से। इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक सिंबल। देखिए मार्कर लेते हैं, मार्कर। It is represented by Greek symbol डेल्टा। ग्रीक सिंबल डेल्टा मतलब इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रीक सिंबल होता है, बहुत जानने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। अब ग्रीक में कुछ हुआ होगा तो ग्रीक सिंबल डेल्टा यूज हो गया, वो सब छिटपुटाई नहीं देखनी है, बस देखना है कि रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक सिंबल डेल्टा। यानी अगर मुझे कोई डिटर्मिनेंट लिखना है, कोई डिटर्मिनेंट लिखना है, क्या आप बोलिए सर रो और कॉलम तो बराबर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जब भी आप बोलेंगे 2x2 का या 3x3 का या 4x4 का, ठीक। तो आप बोलेंगे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए मुझे 3x3 का डिटर्मिनेंट एक बनाना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं लिखूंगा डेल्टा बराबर, हमेशा लिखने के लिए एक बक्सा बना देंगे, ठीक। और उसको क्या लिखेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ये 3x3 का क्या हो गया डिटर्मिनेंट हो गया, और ये ग्रीक सिंबल डेल्टा है जिसको इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखिए अब हम लोग क्या देखे कि डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर एरे के फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्क्वायर एरे। स्क्वायर एरे का मतलब आपका क्या होना चाहिए, रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। अब रो और कॉलम आपके बराबर हो गए तो उसके बाद देखिए कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, एक फिक्स वैल्यू आती है। फिक्स वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 10 20 30 1 लाख कुछ भी आ सकती है, लेकिन फिक्स आएगी, माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद देखे कि डिटर्मिनेंट जो होता है स्क्वायर एरे तो हमेशा या तो 3x3 या तो 4x4 या तो 5x5 इस तरह से होगा। 4x3 ऐसा नहीं हो सकता, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। पहले वाला जो एलिमेंट होता है वो रो होता है और दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो मैंने 3x3 का एक डिटर्मिनेंट बनाया और उसको क्या कर दिया, डेल्टा बराबर के फॉर्म में इसको रख दिया। अब हम लोग इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। बाकी मैंने इसमें बता ही दिया है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा आप देख लीजिए कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसके बारे में एक छोटा सा आपको क्लू दे रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो भाई यहां तक तो समझ गए। अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोग ऑर्डर भी डिसाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं ऑर्डर क्या होता है। 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड कर देते हैं ताकि आप क्या हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द, राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, आप लोग पहले जान रहे हैं तो नो कमेंट्स, ठीक। चलिए ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को बनाना है 2x2 का, तो मैं डेल्टा बराबर लिख लिया 2x2 के लिए A1 B1
A2 B2 कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो समझ में आए, ठीक है। इना मीना डीगा रम पंपीगा कुछ भी लिख सकते हैं। डेल्टा बराबर A1 B1 A2 B2, ठीक। ये किसका हो गया 2 क्रॉस 2 का, ठीक। लेकिन अगर मुझे दूसरा चाहिए 3 क्रॉस 3 का, तो मैं कितने लूंगा, 3 रो लूंगा, 3 कॉलम लूंगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 क्या लूंगा, 3 क्रॉस 3 हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे, ठीक। चलो अब हम बताते हैं कि मान लो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट रो और कॉलम बराबर हैं, तो ये कितने का ही बन सकता है, n क्रॉस n का बन सकता है, तो n क्रॉस n का भी देख लेते हैं, सपोज दैट कोई पूछ दिया तो, ठीक। तो अगर मुझे n क्रॉस n का बनाना होगा तो मैं क्या लूंगा, रो में भी n एलिमेंट होने चाहिए, कॉलम में भी n एलिमेंट होने चाहिए, तो मैं बोल दिया ये A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया। इसका मतलब समझिएगा, पहला रो, देखिए A11 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम, ठीक। A12 का मतलब पहला रो लेकिन दूसरा कॉलम, ठीक है। A13 का मतलब पहला रो लेकिन तीसरा कॉलम। इस तरह अगर मैं n पार्ट के लेता हूं तो पहला रो लेकिन nवा कॉलम, यानी nवे कॉलम पे पहुंच गए। पता नहीं हो nवा कॉलम कहां पे हो, वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। फिर मान लीजिए A21 लिख रहा हूं, तो किस रो पे आ गए, दूसरे रो पे आ गए। किस रो पे आ गए, दूसरे, तो दूसरा रो लेकिन कॉलम कौन सा है, पहला ही है, कॉलम कौन सा है, पहला। फिर A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, A33 तीसरा रो, नहीं गलत हो गया ना, A21 पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम एंड दूसरा रो nवा कॉलम, ठीक। अब इस तरह से मान लीजिए A31 A32 A33 A3n, कोई दिक्कत। अब मैं इसको भी n पार्ट के लिए अगर यूज करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, कौन से किस रो पे आ गए हम लोग, किस रो पे आ गए, nवे रो पे, तो AN1, ठीक है। रो तो n ही है, nth रो है, लेकिन कॉलम कौन सा है, पहला, ठीक। AN2, ठीक। AN3, लेकिन लास्ट में जाएंगे, क्या ये वीडियो में आ रहा है, आना चाहिए, किधर आना चाहिए, देखिए सर क्या वीडियो में आ रहा है, ठीक। तो लास्ट वाली लाइन देखिए आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, nth रो nth कॉलम, nth रो nth कॉलम। तो ये हमारा n क्रॉस n के लिए, किसके लिए हो गया, n क्रॉस n का क्या हो गया, ये डिटरमिनेंट हो गया। मतलब हम लोग 2 क्रॉस 2 के लिए बना सकते हैं, 3 क्रॉस 3 के लिए बना सकते हैं और n क्रॉस n के लिए बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे बताइए, आप अपने दिमाग से बताइए, क्या 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट पॉसिबल है, क्या 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट पॉसिबल है, क्वेश्चन आया हुआ है, क्या 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट पॉसिबल है, हाँ नहीं पॉसिबल है। 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर एक रो रहे एक कॉलम रहे, ऐसा हो सकता है। आप अगर बनाएंगे A1 A2 तो देखिए ये कितने रो हो गए, 2 रो हो गए, लेकिन होना कितना चाहिए था, एक रो एक कॉलम ही होना चाहिए था। तो 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट इज नॉट पॉसिबल। 2 क्रॉस 2 से स्टार्ट होगा, 3 क्रॉस 3 और कहीं तक जा सकता है, बस रो और कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद एक और टॉपिक देखते हैं और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसको नोट करिए। तो यहां तक हो गया, क्लियर हो गया, आपने नोट कर लिया। अब हम आएंगे, देखिए अभी तक आपने क्या समझा, डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे, एक्सपेंशन और डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन क्या से होगा, यही सबसे मेन टॉपिक है इसमें, इसी से क्वेश्चन आएंगे, इसी से आपको आगे का आइडिया मिलेगा। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब होता है कि कई तरह से एक्सपेंशन इस चैप्टर में बताया गया है। अभी नॉर्मल एक्सपेंशन बताऊंगा मैं, फिर एलिमेंट्री प्रॉपर्टी लगा के एक्सपेंशन बताऊंगा, ठीक है। तो उसके निश्चिंत रहिएगा, पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक। तो देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो देखिए एक रूल होता है, उस रूल के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, बस रूल जानिएगा, रूल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। होता है सेरस रूल। क्या होता है, सेरस रूल, ठीक। अगर नहीं याद होता है तो एक पंक्ति होता है सारस, ठीक है, वही याद कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। कौन सा रूल होगा, सारस रूल। अब इस रूल का नाम याद रहे नहीं याद रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस एक्सपेंशन करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको एक्सपेंशन करने का तरीका।
अगर आपके पास 3x3 का डिटरमिनेंट है, ठीक, कितने का डिटरमिनेंट है, 3x3 का डिटरमिनेंट है। लेकिन उसके पहले आपको मैं 2x2 का बता दे रहा हूं, कोई इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। मान लीजिए लिखा है कि एक पॉइंट में 3, 4, 5, 6 ये एक डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा करना है। आप पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे आप क्लास किसमें 10th में थे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ते थे, उसी चीज से ये जुड़ा होगा, उससे कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो ये 3x3 करेंगे, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो खुद ब खुद एक माइनस साइन आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू 3 इंटू 6, ठीक है, माइनस अपने आप आ गया क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और 5 इंटू 4, तो जो वैल्यू हो जाएगी 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, आंसर में -2। देखिए एक फिक्स वैल्यू देके गया कि नहीं गया, गया, माइनस में भी आ गया, प्लस में भी आ सकता है, किसी में आ सकता है। तो 2x2 का जब होता है डिटर्मिनेंट, जब 2x2 का डिटर्मिनेंट होता है तो हम लोग को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब 3x3 का होता है तो वहां पे दिक्कत आना महसूस होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, उस रूल को फॉलो करिएगा। तो हम लोग अब देखते हैं, एक डिटर्मिनेंट देखते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल वे में बताता हूं, ABCDEFGHI, ठीक है। अच्छा ये कितने रो, 3 रो, कितने कॉलम, 3 कॉलम, तो कितने का डिटरमिनेंट हुआ, 3x3 का डिटरमिनेंट हुआ। अब अगर मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, इसको ब्रेक करना है, तो वो कैसे ब्रेक होगा। उसको ब्रेक करने के लिए देखिए, सबसे पहली बात दिमाग बैठा लीजिए। देखिए एक ट्रिक बता रहा हूं, दिमाग बैठाइएगा। यहां पे लगाएंगे प्लस, यहां लगाएंगे माइनस, यहां क्या लगाएंगे माइनस, यहां पे फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी अल्टरनेट वेज में साइन चेंज होने चाहिए। पहला अगर प्लस है तो दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। अब अपने मन से यहां माइनस मन मार लीजिएगा, सर आप बोले थे अल्टरनेट वेज में लगेगा, ठीक नहीं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ प्लस लेना है, पहला, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, फिर 6 माइनस, 7 प्लस, 8 माइनस, और 9 प्लस, ठीक। अब अगर ये चीज आपके पास है तो आप किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन बहुत इजीली कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करके फिर आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है। यहाँ अब अगले वीडियो में आपको एक और वीडियो भेज रहा हूं, उस वीडियो में देखिए कि एक्सपेंशन का पूरा तरीका क्या होता है, और उस एक्सपेंशन में कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये भी देखेंगे एक्सरसाइज के, ठीक। आगे की वीडियो आपको मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय।